नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने बजट 2022-23 की जमकर के सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट के चलते कहीं ना कहीं यूटी जम्मू कश्मीर में विकास आएगा। जैसे ही गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को वादा किया था कि जम्मू कश्मीर यूटी में विकास की नई लहर आएगी, जब से 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ है, वैसे ही प्रतिबद्धता और शांति को दोहराया है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, आए दिन अखबारों में जो आ रहा है, उसको आत्ममंथन करना होगा, अपना विचार करना होगा कि आखिर वो बजट का क्यों विरोध कर रहे हैं। बजट के बारे में तो 22-23 का बजट जो है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जरूरतों और आकांक्षाओं को, नीड्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करने वाला है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो प्रतिबद्धता है, पीस को लेकर के, प्रोग्रेस को लेकर के और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, उस संकल्प को भी दोहराता है। प्राथमिक रूप से अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए एक तारतम्य बैठाने की कोशिश बजट में की गई है। और अगर इसके लक्ष्य की बात मैं करूं तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास इस बजट का मुख्य लक्ष्य है। अब अनेक लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें कहते हैं, कुछ भ्रम भी फैलाने की कोशिश होती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जिस दिन लोकसभा में बजट पारित हुआ, उस दिन मैंने ट्वीट करके ये बात कही थी कि यह फ्यूचरिस्टिक बजट है और जम्मू कश्मीर में द्रुत गति से परिवर्तन करने वाला है और यहाँ की इकोनॉमी को भी आने वाले दिनों में डबल करने वाला है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गई जो ये रिकॉर्ड धनराशि है, ये हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ नागरिकों के कल्याण के लिए, उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी विकास की दिशा में हमारे प्रशासन के संकल्प को परिलक्षित करेगा। दर्शकों, उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच कराने का भी हवाला दिया। एक सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति बैठा है, वो अगर कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आइए देखते क्या कहना है उनका। एक बात आपने पूछा कि ये सच है कि यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक साहब, पिछले दिनों मीडिया में खबर उनके हवाले से छपी थी और इस पर हम सब ने सोचा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने कोई बात कही है तो देश में सबसे जो विश्वसनीय संस्था है जांच के मामले में, हमने संस्तुति भेजी है सीबीआई को कि इन दोनों प्रकरणों की जांच की जाए और जांच के बाद पता लगेगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दर्शकों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने के कारण आपको बताते चले, अगर बजट में देखा जाए तो 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो 63% के करीब होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होता है तो देश में विकास होता है। जिस यूटी का बजट है उस यूटी में अधिक विकास होता है। एक सवाल पूछे जाने पर AK मेहता, जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्षों के मुकाबले में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है और क्वालिटी एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और उन्होंने किस तरीके से बताया वो हम आपको सुनाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, मैं बजट देख रहा था, 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अगर हम देखें, सैलरी कंपोनेंट बड़ा ज्यादा है, पेंशन कंपोनेंट, इंटरेस्ट कंपोनेंट। आपको लगता है ये 37% काफी है? तो खुशी की बात ये होनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में पेस ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज हुआ पहले से। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, उस सब की कंपेंडियम जियो टैग फोटोग्राफ के साथ वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाती है और जन भागीदारी में आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। 18-19 के पहले का आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आज के दिन में हम लोग यही नहीं बोलते हैं कि 50,000 कंप्लीट हो रहे हैं, उसके रिकॉर्ड भी हम जनता में लाके दिखलाते हैं। तो
सवाल का उत्तर यह है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुपात पहले से बेहतर है, ए। बी, उसका उपयोग बहुत बेहतर है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे डेली वेजर्स की। डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा है और आए दिन डेली वेजर्स सरकार को चेतावनी भी देते हैं। आए दिन डेली वेजर्स जो है बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जब जब इलेक्शंस आते हैं हर एक सियासी जमात उनसे ये वादा करती है कि अगर वो हुकूमत में आई तो उन सब डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज भी डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज एक सवाल के दौरान उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने यह स्पष्ट कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने गद्दी पर बैठते ही, सत्ता पर बैठते ही डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का वादा कर दिया और जल्द ही रेगुलराइज करेंगे। पर इस पर मनोज कुमार सिन्हा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपने न्यूज़पेपर्स में यह भी पढ़ा होगा कि भगवंत मान प्राइम मिनिस्टर के पास अनुदान मांगने गए हैं कि वित्तीय सहायता की जाए डेली वेजेस को रेगुलराइज। उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने से पंजाब के मुलाजमों को वेतन भी नहीं मिला। आइए देखिए। बार मैंने पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से 1 लाख करोड़ का पैकेज भी मांग रहे हैं, और ये भी अखबार में मैंने पढ़ा कि 3 महीने से वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलेंगे, कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे और यहाँ के काम न सफर करें। ये तीनों में तालमेल बैठा करके ही हमें आगे बढ़ना है। दर्शकों, हमने डेली वेजर्स से बातचीत की। डेली वेजर्स का कहना है कि इस बार परिवर्तन होगा। अगर चुनाव से पहले पहले उनके मुद्दों को सुलझाया नहीं गया, उनको रेगुलराइज नहीं किया गया, तो अब बदलाव होगा। जो 25 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए थे 2014 में, वो अब नहीं जीत पाएंगे अगर उनकी समस्या का निवारण नहीं किया गया। आपने देखा जैसे ही हमारा 14 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था, उसको देखते हुए हमें दिल्ली से भी बुलावा आया था और इसी के साथ में आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आया। कल हमें एसएसपी साहब ने भी बुलाया था कि आज आपके साथ जो है सरकार बात करेगी 4 बजे के करीब। हम जी आप बताना चाहते हैं सरकार को भी, ये बताना चाहते एलजी साहब भी हम बताना चाहते हैं एलजी साहब को कि जो बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की हो, जम्मू के 25 एमएलए बीजेपी के, अगर जो इलेक्शन से पहले हमारा मसला हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जो बिल्कुल परिवर्तन दिखाई देगा आपको। जम्मू की सड़कें 7 साल से हमें बीजेपी ने जो लारा लप्पा लगाए रखता है, जो ऐसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया तो आम आदमी पार्टी जो आपने देखा होगा पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के कितने सालों ने राज किया, उनका एक परिवर्तन दिखाएगा। जम्मू में भी परिवर्तन दिखाएगा और उस परिवर्तन में हम बिल्कुल चढ़ बढ़ के साथ देंगे इनका, जो भी हमारा मसला हल करेगा। अब हम जिस सरकार को और बीजेपी को कहना चाहते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करवाए। जो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, एलजी सरकार भी बीजेपी से है, 25 एमएलए बीजेपी और मोदी सरकार भी जो बीजेपी की है। इसलिए हम इनको वार्निंग देना चाहते हैं कि जैसे आपने देखा कि लखनपुर के पार अगर आम आदमी पार्टी ने 35,000, भगवंत मान जी ने परसों ही आर्डर निकाल दिया है, उस आर्डर को त्यागते हुए गिरगिट को देखकर रंग बदलता है, इन्होंने भी रंग बदलना चाहिए। अगर रंग नहीं बदला तो भगवंत मान जी भी बहुत जल्दी से हम जम्मू की सड़कों पे लाएंगे उनको। हमें वो सरकार चाहिए जो जैसे पंजाब में हो, यूपी में हो, यहाँ भी वही सरकार चाहिए जो डेली पे जो परमानेंट करे। 27 साल मेरे को खुद हो गए इधर, 26 साल 25 साल से बैठे हुए हैं, 27 साल हो गए डेली पे नौकरी करते हुए। हमें वही सरकार चाहिए। झूठे वादे, आज ये होगा वो होगा, हमारे यहाँ हमारे प्रेसिडेंट वहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, सब झूठे वादे करते हैं जाके। डेली वेजर मानते हैं कि जिस तरीके से भगवंत मान ने किया है वैसा ही जम्मू कश्मीर में भी सरकार को करना चाहिए। डेली वेजर पिछले लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चले कि कुछ डेली वेजर ऐसे भी हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनको ना मॉनेटरी बेनिफिट हुआ है कोई, ना पेंशन के लाभ मिले हैं, ना दूसरा कोई लाभ मिल पाया है। देखिए जैसे कैजुअल ये क्या नाम है इसका, पंजाब सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 30,000 कैजुअल लेबर को परमिट किया है। वैसे हम इस गवर्नमेंट को भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, कि यहाँ भी ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि हमारा जो गुजारा है वो चल सके। देखिए अगर सरकार ने हमारे लिए अच्छा कदम लिया, हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी लागू किया है तो ठीक है। अगर नहीं
तो इनको तो फिर पता ही है क्या होगा। फिर जैसे पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब में हुआ है, वैसे यहाँ भी होगा। फिर बस सरकार से गुजारिश करते हैं कि जैसे पंजाब सरकार ने ऐलान किया है 30,000 कैजुअल लेबर को परमानेंट किया है, वैसे यहाँ भी होना चाहिए। देखिए, अभी हमारी जो लड़ाई है, जो पिछली बार हमने 14 तारीख को गवर्नर हाउस का घेराव किया, वहाँ से एक हमारे कार्यकर्ता जो वर्कर्स हैं, पूरे PHE डेलीवेजर्स, जितने भी मुलाजिम साथी हमारे जम्मू रीजन के थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और उस प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम के तहत दिल्ली से जो हमें बुलावा आया, दिल्ली के हमारे PHE जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमें बुलाया और वहाँ पे अच्छी हमारी बातचीत हुई। लेकिन यहाँ आज से पहले भी हमें सिर्फ आश्वासन मिलते गए, लेकिन आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। अगर इन्होंने आने वाले 1-2 महीने के अंदर इलेक्शन से पहले हमारे इस मसले को PHE का 22,000 और कश्मीर के 10,000 जो डेलीवर्स है उनका मसला हल नहीं किया, तो आने वाले कल में जो है आप जम्मू की सड़कों पे, ये सैलाब जो है जम्मू की सड़कों पे ऊपर आएगा और इसकी तमाम तर्जुमादारी जो है यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामी और दिल्ली सरकार के ऊपर होगी। दर्शकों, आपको ये भी पता होगा कि जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, अगर नौकरी के दौरान उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है SRO 43 के तहत। लेकिन डेली वेजर्स, जम्मू कश्मीर UT के डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर हो, नीड बेस्ड वर्कर्स हो, उनको इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जी सर, सारी 30,000 मुलाजिम जो है परमानेंट कर दिए हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से हो रहा है? जी सर, इसी नज़र से हम भी देखते हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए, जिससे जो 61,000 मुलाजिम हैं इनको फ़ायदा मिले। जी सर, अगर ऐसा इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे जम्मू कश्मीर के जो भी 60,000 या उससे ज़्यादा मुलाजिम हैं। सर, अगर ऐसा कदम उठाते तो फिर इंशाल्लाह इनका काम भी ठीक ही तरह से होगा इलेक्शन का। फिर तो आप समझो कि सब कुछ तो यही है, 61,000 मुलाजिम, फिर इनके पीछे कितना परिवार है, ये तो 5 लाख है। इस हिसाब से देखा जाए आप कितना क्या कुछ हो जाता। दर्शकों, भर्तियों में पक्षपात को लेकर के पूछे सवाल पर उन्होंने SSB की जमकर सराहना की। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति की बच्ची को भी नौकरी मिली है और वो लड्डू का, मिठाई के डिब्बा लेकर के हमारे पास आई थी और उन्होंने जो कहा था, उस बच्ची ने जो कहा था, उससे साफ जाहिर होता है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। जो योग्य होगा कश्मीर का होगा, कश्मीर को मिलेगी नौकरी। जो जम्मू का योग्य व्यक्ति होगा, जम्मू के योग्य व्यक्ति को भी नौकरी मिलेगी। आइए देखते क्या कह रहे हैं। सूची निकली है, SSB ने जो निकाली है, जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको एक बार एनालाइज करिए और देखिए कि क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ है। हाँ, योग्यता अगर जम्मू के आदमी की है तो उसे मिलेगी, कश्मीर के आदमी का है तो उसको मिलेगी। मुझे लगता है कि योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और जम्मू में भी बहुत सारे योग्य लोग हैं। मैं कहिए तो आपको नाम बताना शुरू करूं। एक ठेले पर सब्जी बेचने वाले की बेटी नौकरी पाई, मिठाई लेकर के मेरे पास एक दिन आई। उसने कहा, साहब मैंने तो इस जीवन में सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमारे जैसे आदमी को नौकरी मिलेगी। ऐसे कम से कम 10 नाम मैं आपको गिना सकता हूं, उनका नाम, पता और फोन नंबर दे सकता हूं। दर्शकों, इस बाबत हमने SSB के चेयरमैन खालिद जहांगीर से बातचीत की। आइए देखते क्या कहना। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है खालिद जहांगीर, SSB के चेयरमैन है। खालिद साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू विनोद जी। वेल, एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम को लेकर के सबको बड़ी उत्सुकता है, ख़ास तौर पर जिन्होंने अप्लाई किया है और जो उनके पेरेंट्स हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से वो तैयारी भी कर रहे हैं। आप इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हो, चैलेंजिंग? देखिए विनोद जी, हमारे लिए तो हर एग्ज़ाम जो है वो चैलेंजिंग है। हम किसी भी एग्ज़ाम को कैजुअली, लाइटली नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक एग्ज़ाम है हमारे लिए। तो कोई मतलब कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। हमने अभी, आपने देखा होगा 6 तारीख को जो है वो अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम कराया और उसमें 1,94,000 बच्चों को अपेयर होना था और वो 972 पोस्टों के लिए था।
तो इसी तरह से हमें अभी जो है वो 20 तारीख को हमने जेई का एग्ज़ाम कराया, जेई सिविल का, और जूनियर लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया। उसमें भी 25,000 बच्चों को अपियर होना था। तो आज जो है अब हम तैयारी कर रहे हैं, जो 27 तारीख को सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्ज़ाम है, तो इसमें 1,13,000 बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारे एग्ज़ाम चैलेंजिंग हैं और हम हर एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं, और इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसको भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ये ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जा रहा है बाकी एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन कितने सेंटर्स आपको बनाने पड़ रहे हैं और जो मैन पावर कितनी एंगेज होगी इसमें? देखिए, ऑफ कोर्स ये पोस्ट जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है और है भी, और हाई स्टेक एग्ज़ाम है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम हर एग्ज़ाम को इक्वल इम्पॉर्टेंस देते हैं और सीरियसनेस जो है सेम दिखाते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। जहाँ तक इस जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर पोस्ट के एग्ज़ाम का ताल्लुक़ है, तो 322 सेंटर हमने बनाए। उसमें 194 जो है वो जम्मू प्रोविंस में हैं और 128 हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो कश्मीर वैली में हैं। 70,000 बच्चे जम्मू में पार्टिसिपेट करेंगे, जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, और 43,000 के करीब बच्चे जो है वो कश्मीर डिवीज़न में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा जो है वो हमारी बाकी तैयारियां जो होती हैं हर ज़िले में, आज मैं बताऊं आपको कि सारे डीसी साहिबान जो हैं वो अपना भरपूर सहयोग और ताउन जो है हमको दे रहे हैं, और हर एग्ज़ाम की तरह इस एग्ज़ाम में भी उनकी सारी टीमें जुटी हुई हैं। उनके वहाँ पे जो है वो जो भी स्टाफ की डिप्लॉयमेंट होनी है, उनकी ट्रेनिंग होनी है, या फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को प्रिपेयर करना है, वहाँ पे जो भी जो नेसेसरी सीटिंग अरेंजमेंट कराना है, या फिर सीसीटीवी जो है वो इंस्टॉल कराने हैं, हर तरह से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुटी हुई है और इस एग्ज़ाम को जो है वो स्मूथली और सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। खालिद, क्या वहाँ पे सीसीटीवी से पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उनकी, और क्या कोई ऐसा सेंटर बनाया गया है यहाँ से उसको मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, सीसीटीवी की जो सर्वेलेंस है वो पूरी कंप्लीट सर्वेलेंस है, फुल टाइम सर्वेलेंस। जितने टाइम एग्ज़ाम होगा उससे पहले भी 1 घंटा जो है सर्वेलेंस रहेगी और उसके कुछ समय बाद भी, और ये रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास मौजूद रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये नई इंटरवेंशन जो है वो रिसेंटली शुरू की है। अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम जब हमने 6 मार्च को किया, तो मैं आपको ये बताऊं बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि एक इफ़ेक्टिव डिटरेंस हमने पाया, क्योंकि हम यहाँ बैठे बैठे बता रहे थे उनको कि फ़लाने सेंटर के फ़लानी कमरे में फ़लानी इन्विजिलेटर जो है वो बात कर रहा है बच्चे के साथ, फ़लानी इन्विजिलेटर की जो है वो जो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसका कॉन्डक्ट है वो नहीं है, बच्चा जो है वो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हमें लग रही, इसको जाके चेक किया जाए। और कई जगहों पे हमने जो है वो इन्विजिलेटर को हटाया, एक इन्विजिलेटर साहब के ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ। बच्चों को जो है वो जहाँ भी हमें देखा कहीं बात कर रहे हैं तो रियल टाइम बेसिस पे, ये नहीं कि बाद में पता चला, उसी समय बच्चे ने बात की, यहाँ हमारे कमांड सेंटर में जो है वो ऑब्ज़र्व हुआ और विदिन 5 मिनट्स कॉल गई और उस बच्चे को वहाँ से हटा के दूसरे डेस्क पे बिठा दिया गया। तो ये इतना इफ़ेक्टिव डेटरेंट एक हमने जो है वो पाया है कि ये तो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशनल एक इंटरवेंशन है सीसीटीवी सर्वेलेंस। और मैं आपके माध्यम से सारे बच्चों को, कैंडिडेट्स को और अपने जितने भी स्टाफ के लोग आज जो है वो जो डिप्लॉयड हैं फॉर दीज एग्ज़ाम्स, उन सब को ये बताना चाहूँगा और अपील करूँगा कि उनको ये माइंड में रहना चाहिए कि दे आर अंडर सर्वेलेंस। तो कहीं भी कोई जो है वो अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखेगी, उससे उन्हीं को जो है वो परेशानी हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है। जी, खाली 300 से ज़्यादा सेंटर्स बने हुए हैं, उस सेंटर्स में भी सब सेंटर होंगे, 2-3 कमरे होंगे, इतना एकदम से एक साथ कैसे उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं? और कितने लोग उसमें? नीचे वाला जो एग्ज़ाम किया अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस का, वो उसमें तो 700 से ज़्यादा सेंटर थे और 90% जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस थी, और उसमें लाइव सर्वेलेंस थोड़ी कम थी,
लेकिन आज तो हमने 100% लाइव कर दिया है। 322 के 322 सेंटरों को लाइव यहाँ से जो है मॉनिटर किया जाएगा हमारे कमांड सेंटर से। जो कंट्रोल रूम हो उसमें कितने एम्प्लॉय होंगे? वो एलईडीज लगी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की एक एलईडी जो है लगी है, और हर डिस्ट्रिक्ट में 15-20 सेंटर हैं, और हर एलईडी पे जो है वो 2-2 लोग बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे ऑफिसर्स भी जो है वो बिल्कुल ऑन टोज होते हैं। उस समय 4-5 ऑफिसर्स को हमने लगाया हुआ है जो कि यही काम करते हैं कि वो जहाँ भी उनको कहीं कोई एक्टिविटी दिखती है, दे कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न ऑब्जर्वर जो सेंटर पे होते हैं, या वहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं, या फिर एडीसी साहब जो कि पूरे ज़िले के, जैसी फिर नौयत हो उस हिसाब से वो मतलब उस समय एक्शन लेते हैं। लेकिन जो फार फ्लॉन्ग एरियाज में सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर आपको डाउट लगता है कि हो सकता है कोई पहले पेपर लेकर दे, या फिर वीडियो के सामने आप उस सिस्टम को खुलवाएंगे पेपर्स को? देखिए, ये सवाल ही जो है मुझे लगता है कि मुनासिब सवाल नहीं है जी। पेपर लीकेज की बात कहाँ से उठती है? अभी तक हमने इतने एग्ज़ाम कराए, तो हमारे सारे लोग जो हैं जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उन बेचारों ने, सारे हमारे साथियों ने, सारे कलीग्स ने मिल के हर एग्ज़ाम को बिल्कुल स्मूथ, ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से करने में इतना कंट्रीब्यूट किया है। तो हमारे सारे लोग बहुत कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। आगे भी हमारे एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और एज़ पर प्रोटोकॉल जिस तरह से होना चाहिए वैसे होते रहेंगे। एसएसबी की आज बड़ी सराहना एलजी ने की। एलजी ने खुद कहा कि एक गरीब ठेले वाले की लड़की मेरे पास आई मिठाई लेकर के, और मुझे भी बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि कुछ चेंज आ रही है। उसके बावजूद भी जो टाउट्स हैं आज भी बाज़ारों में घूमते हैं कि इतने पैसे दीजिए, क्या उनको क्या कहेंगे आप? और जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल के 2 पार्ट्स हैं। एलजी साहब ने क्या कहा है मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन आप जो बता रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये मेरी सारी टीम, जितनी भी यहाँ पे मेरे साथी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये और फिर उसके अलावा बाकी कलीग्स जो हैं, जो कि मतलब टायरलेस काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब सैटरडे संडे भी हमारे लोग, ये एक रूटीन बन गई है कि सैटरडे भी बैठना है, संडे भी बैठना है, तब जाके तेज़ी से काम होता है। तो ये उन सब को जो है, उन सब के काम की एक एक्नॉलेजमेंट है, उन्हीं को क्रेडिट जाता है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले कि मैं आपके दूसरे पार्ट का जवाब दे दूं, हमने नवंबर 2020 से लेके मार्च 2022 तक ये 15-16 महीने आ रहे हैं। पहला एग्ज़ाम कोविड की रिस्ट्रिक्शंस और उस वक़्त की जो ज़बरदस्त एक स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल था कि बाहर नहीं निकलना है, गैदरिंग नहीं करनी है, तो आपको सबको पता है कितनी सख्ती थी। तो नवंबर में पहला एग्ज़ाम कराया था 10 नवंबर को। तब से लेके आज तक हमने 18,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए एग्ज़ाम करा लिया है और उसमें लाखों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और इतने बैक टू बैक एग्ज़ाम कराना जो है ये आसान काम नहीं है। एग्ज़ाम कराना इज़ वेरी चैलेंजिंग। एक समय में आपको सब जगह पे एक्टिविटी करानी है और फुल प्रूफ तरीके से करानी है, और जो आपके लेट डाउन प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके मुताबिक कराना है। तो ये आसान काम नहीं। ये समझ लीजिए कि हर बार एक इलेक्शन जिस तरह से हम करते हैं, ये हर बार हम कंटिन्यूसली इलेक्शन मोड में हैं। तो ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, मेरे बहुत ही जो सक्षम यहाँ पे साथी हैं उनको जाता है। अब दूसरा पार्ट आपका जो है कि टाउट्स की बात, देखिए मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, फिर आपके माध्यम से एस्पायरेंट्स, जनता, यहाँ के अवाम, यहाँ के लोगों से ये अपील करता हूँ कि इन टाउट्स के झांसे में मत कभी आइए। ये बोलते रहेंगे आपको, और आपका काम है कि इनके झांसे में नहीं आना है, क्योंकि और दूसरी बात ये कि इस तरह का जब भी कोई आदमी किसी को अप्रोच करे तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पहली फुर्सत में उसका नाम हमें बताएं। हमको डायरेक्ट बताना चाहिए। हमारे किसी भी ऑफिसर के नंबर पे इतने हमारे साथ लोग कांटेक्ट में हैं, तो आज तो रात को भी, दिन को भी फ़ोन, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ न कुछ तो लोग करते रहते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी नोटिस में इमीडिएटली लाएं,
कहा कि इस तरह का कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कहीं कहीं जहां हमें पता लगता है तो हम जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, बाज़ाब्ता राइटिंग में हम ये उनकी नोटिस में बातें लाते हैं और उस पर वो अपने लेवल से जिस तरह से उनको कार्रवाइयाँ करनी होती हैं वो की जाती हैं। लेकिन मैं फिर, क्योंकि देखिए ना, जब तक ना कोई किसी को देने के लिए तैयार होगा तो लेने वाला क्या लेगा। तो ये हमारे बच्चे ही कोशिश करते हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं या कोई उनका रिश्तेदार है वही तो कोशिश करते हैं। तो तभी जाके बाद में फिर पता चलता है कि कोई टाउट है जी। जब टाउट को रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। नंबर 2 जो और ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कौन कर रहा है, कौन मांगने वाला है, कौन देने वाला है, और जिसके नाम पे लिया जा रहा है उनको कोई खबर नहीं होती है और हम लोगों को जो है इसमें बदनामी होती है। तो इसलिए मेरी अपील रहेगी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम से कि वो ऐसे लोगों से बाखबर रहें, उनसे खबरदार रहना है और इनके झांसे में नहीं आना है और इनका नाम हमें बताएं ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई जो है बाज़ाब्ता जो हमारे पास यहाँ पे एजेंसीज़ हैं वो उनको नाम रेफ़र करें और वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स के पास 144 इम्पोज होता है जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं? देखिए, उसका तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये हमेशा ही जो है 144 जो है डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है लगा देते हैं। और ये जो हमारी एसओपी है उसमें कई चीज़ें डीसीज़ को करनी होती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो उपयुक्त समय पे वो सारी चीज़ें करते हैं। आपको लगता है कि बोर्ड में डेडिकेटेड मैन पावर भी होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन सेंटर अपने होने चाहिए, आपको लगता है? वैसे देखिए, होने को क्या नहीं होना चाहिए। जैसे तमन्ना तो कुछ भी की जा सकती है, तो सब कुछ होना चाहिए, अपने पास ही होना चाहिए, इसकी तमन्ना तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है कि क्या सारे एग्ज़ाम सेंटर बोर्ड के पास ही हों, कितने बनाने हैं, कितने नहीं बनाने हैं। तो लेकिन चूँकि इस वक्त जो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हमें पूरा सहयोग देते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग देती है, तो हमारा एग्जिस्टिंग जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छे से चल रहा है। खालिद जी, आप जितना सीरियसली लेते हैं, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही सहयोग आपको ताबुन करती है उतना? क्योंकि आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो। ऑनेस्टली कहूँगा कि जिस सीरियसनेस के साथ हम काम करते हैं उससे एक कदम ज़्यादा जो है हमारी ज़िला की जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं वो काम करती हैं और उनकी सारी टीम्स काम करती हैं। बहुत कमिटमेंट के साथ काम होता है, तभी जाके ये सारा प्रोसेस जो है एक ही वक्त में बिल्कुल एक फ्लॉलेस तरीके से जो है वो कंक्लूड होता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है संडे को, आपने रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि रिज़ल्ट जल्दी निकालें, तो विद इन 1 मंथ, क्योंकि उसमें पहले आंसर की निकलती है, फिर बच्चे जो है वो कुछ सवालों पे ऑब्जेक्शंस देते हैं, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद फाइनल आंसर की निकलती है, उसके बाद रिज़ल्ट बनता है। एक बार फिर स्टूडेंट्स का अपील करेंगे आप, क्योंकि मैंने जैसे टाउट वर्ड का इस्तेमाल किया है, ये बड़ा घातक है। हाँ, ये बच्चों को इनसे दूर रहना चाहिए। सारे कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको बहुत दूर रहना चाहिए, इनके झांसे में नहीं आना चाहिए, किसी के फरेब में फंसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम उनको जब एग्ज़ाम में बिठाते हैं तो एग्ज़ाम के बाद जो है वो OMR शीट की एक कॉपी वो ले जाते हैं जी। और शाम को जो है वो आंसर की आ जाती है, तो बच्चे को पता लग जाता है कि मैंने क्या परफॉर्म किया है, कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितने ठीक नहीं हैं। तो उसके बाद भी फिर क्या गुंजाइश रहती है कि किसी के पास आप जाएं, उसको अपना रिज़ल्ट तो उसी समय पता लग गया, तो फिर कौन टाउट या कोई जो इस तरह के जो अनासिर हैं वो क्या कर सकते हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम भी बाकी एग्ज़ाम की तरह ठीक ठाक हो जाए। ये बहुत ठीक ठाक होगा, ये हमारा विश्वास है और यही हमारी कोशिश है। और ये जो हमारा एक एफ़र्ट है कि जितना भी काम हमको दिया गया है रोज़गार देने का, हम उसको अच्छे से खुश उसलूबी के साथ अंजाम दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।